अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर गाजियाबाद में बहुत ही हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ये सब संभल जाना चाहते थे और संभल जाकर पीड़ितों से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। इसके पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना चाहता था, अनुमति नहीं मिली। आज राहुल गांधी जाना चाहते थे, अनुमति नहीं मिली। प्रियंका गांधी वाड्रा जाना चाहती थी, अनुमति नहीं मिली। लेकिन 4 घंटे तक गाजियाबाद बॉर्डर पर जो कुछ हुआ पूरे देश ने वो देखा। तो आखिर संभल जब शांत है तो राजनीतिक दल इतने अशांत क्यों हैं और स्थिति सामान्य होने का इंतज़ार करने के बजाय इस मामले को अशांत क्यों किया जा रहा है, इस मुद्दे पर भी हम आज चर्चा समग्रता के साथ सभी तथ्यों पर और सभी पहलुओं पर करने वाले। बहनों भाइयों, संभल फिर से चर्चा में। मैं संभल के लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ। आज मैं इस डिबेट का प्रारंभ संभल के उन भाई बहनों, लाखों बुजुर्गों, माताओं, युवाओं की तारीफ करना चाहता हूँ जिन्होंने बड़े सब्र, संयम, धैर्य से काम लिया। बहन भाइयों, संडे के दिन जो कुछ भी संभल में हुआ था, संभल उससे उबर चुका है। संभल अब शांत है, संभल अब सामान्य हो रहा है और संभल के लोगों में आगे भाईचारा और मजबूत होगा, ऐसा मेरा परम विश्वास है। ये समाज जहां हम सबको मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ना है, तरक्की के नए पायदान छूने हमें उस वक्त नफरत, घृणा, एक दूसरे के सांप्रदायिक मुद्दों इसमें पढ़ने के बजाय हमें तरक्की के रास्ते पर कैसे बढ़ना है, इल्म के रास्ते पर कैसे बढ़ना है, आगे कैसे समाज को ले जाना है, संभल उस दिशा में बढ़ चुका है। इसलिए मैं खुली तारीफ संभल के लोगों की करता हूं कि तमाम नकारात्मक चीज़ों के बावजूद संभल के लोगों ने, संभल के नागरिकों ने, संभल के समाज ने इतिहास रचा और 24 घंटे के भीतर से वहाँ पर नॉर्मलसी लौटी और आज संभल शांत है। लेकिन राजनीतिक दल अशांत हैं। उनको ये बात लग रही कि संभल में इतना कुछ हो गया और उनके हाथ कुछ क्यों नहीं आ रहा है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा कि आप वहाँ जाओ या ना जाओ, ये पॉलिटिकल लोग का काम है, वो अपना देखें। सरकार प्रशासन जब अलाउ करे जाएं, वो मर्जी। लेकिन हम सबको मिलकर एक काम करने की ज़रूरत है, इस समाज को मजबूत करने की। जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसको हम कैसे स्ट्रेंथन करें, इसके बारे में सभी राजनीतिक दलों को सोचने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं अपील करूंगा कि आप लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठिए। यह तभी संभव है जब हम अपनी विचारधारा और अपने वोट के आधार पर कोई निर्णय करने से बचें और समाज में शांति कैसे लौटे इसका प्रयास करें। मैं कोई आपको या राजनीतिक दलों को कोई नैतिकता बताने के लिए ये डिबेट नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे जो अपनी सोच है वो मैंने आप सबके समक्ष रखी और मुझे लगता है कि इस देश के बहुसंख्यक लोगों की, इस देश के अधिकांश लोगों की यही सोच है। वो अमन चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, वो भाईचारा चाहते हैं, वो तरक्की चाहते हैं, वो एक अच्छा और बेहतर समाज चाहते हैं। सरकार को भी चाहिए कि वो जनता का विश्वास हासिल करे, उस वर्ग का भी जिसके ऊपर उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाज सबको साथ लेकर चलने से होता है। बहन भाइयों, अब हम राजनीतिक पर चर्चा पे बात करेंगे। राहुल गांधी, इस देश के नेता प्रतिपक्ष, वो संभल जाना चाहते थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर रोक लगा रखी है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन और भी कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है उसने भी अटेम्प्ट किया था, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया और 10 दिसंबर तक वहां पर फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रोक लगी हुई है। लेकिन आज 4 घंटे तक उत्तर प्रदेश बॉर्डर गाजियाबाद में बंद था। राहुल गांधी अपने मुद्दे को लेकर अड़े थे कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्हें जाने का हक है। बिल्कुल हक है राहुल गांधी को, राहुल गांधी वहां जाना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा माहौल को और ठीक हो जाए उसके बाद जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपनी ड्यूटी सर्व कर पाएंगे। उन्हें जाना भी चाहिए और अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े जिम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव्स को जाना चाहिए, लेकिन तब जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर इस बात को इंश्योर कर ले कि वो रेडी है और उसने वहाँ पर स्थिति को पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर लिया है।
तो क्या संभल का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कब तक लोगों को रोकना चाहता है? संभल का जिला प्रशासन कब तक रोक लगाए रखना चाहता है? 23 तारीख की घटना जिसमें प्रमुख रूप से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इंटेलिजेंस फेल्योर था, 23 तारीख से वो स्थिति, जब संभल के लोग शांत हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रोक क्यों लगा रहा है? उसके पीछे क्या कारण है? बहनों भाइयों, कोई भी तार्किक आधार अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि ये लगे कि जायज वजहों से रोका जा रहा है। और जब पता था कि कल राहुल गांधी को जाना है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक रिप्रेजेंटेटिव को दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर या दफ्तर भेजना चाहिए था। उन्हें पूरी सिचुएशन ब्रीफ करनी चाहिए थी। वो संवैधानिक पद पर हैं, ही इज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, वो इस देश में जिम्मेदार पद पे हैं। वो करोड़ों लोगों के मताधिकार जो उन्हें मिला है उसकी रखवाली करने का दायित्व है। वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहिए था और उन्हें सिचुएशन ब्रीफ करना चाहिए था। उसके बाद राहुल गांधी अगर आते तो देन उन पर आरोप लगता कि ये गलत आए, लेकिन ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। आगे से इस तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बनाए जाएं कि अगर कोई आ रहा है तो एक ADM लेवल का, SDM लेवल का एक अधिकारी आए, मजिस्ट्रेट लेवल का ब्रीफिंग दे। हम एक वर्सटाइल डेमोक्रेसी में हैं जहां सबके अधिकार हैं और सबको अपनी बात कहने का हक भी है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम शुरू करेंगे और संभल की शांति के लिए हम वहाँ के लोगों को बधाई भी देंगे और साथ ही इस पर हो रही राजनीति पर भी चर्चा करेंगे कि क्या संभल के बहाने राजनीतिक दल अपने अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना चाहते हैं। आज चर्चा इसी विषय की होगी। कुछ स्टेटमेंट सुनिए आप। LOP के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहां क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर? 10 तारीख तक जाने क्या क्या छिपा देंगे, जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर। पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। उनको सबको लगता है कि सब संभल चले जाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, IP सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, KP मलिक बहुत ही जाने माने पत्रकार और हीरो वाजपेयी के कट्टर दोस्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मयंक त्रिवेदी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। सैयद मकसूद अशरफ यानी SM अशरफ साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जाने माने स्कॉलर हैं इस्लामिक मामलों के। और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया आप सभी का। हीरो वाजपेयी जी, क्यों नहीं जाने दिया आप लोगों ने राहुल और प्रियंका को? वो वहाँ चले जाते हो, अगर पीड़ितों का दुख दर्द तकलीफ बांट लेते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता सर? देखिए ब्रजेश जी, जो आपने कहा एकदम ठीक कहा, जाना भी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष है, 10 तारीख के बाद जब जाना चाहिए। उन्हें पता था कि उनके उत्तर प्रदेश के दल को नहीं जाने दिया, वहाँ रोक लगी है। सपा के लोग भी, डेलीगेशन भी वहाँ नहीं जाने पाया, वहाँ रोक लगी है। लेकिन जो बात सामने आई कि वो सहूलियत की राजनीति करते हैं, निकले गए और राम गोपाल जी ने कहा वो औपचारिकता पूरी करने गए थे, उस औपचारिकता को उन्होंने पूरा कर लिया। तो ये इंडी गठबंधन के अंदर भी है कि राहुल गांधी का एजेंडा ना महिला है ना किसान, सिर्फ मुसलमान। उसी के आधार पर उन्होंने इतनी देर लोगों को परेशान किया वहां पर जाकर। उनका जाने का इरादा नहीं था। उन्हें पता था कि उन पे नेता प्रतिपक्ष को संविधान में ऐसी कोई छूट नहीं है। जो आम नागरिक पे कानून लागू होते हैं वही नेता प्रतिपक्ष पे लागू होते हैं। वहां जाने की अगर रोक है तो सब पर है, ये बात तो अच्छी तरह जानते हो। तो इस बात को पूरी तरह से उनके प्रदेश अध्यक्ष ने मान लिया था कि हाँ भाई ठीक है, नहीं जाने देंगे, ओके। और सपा का डेलीगेशन भी नहीं गया। इस सब के बाद भी ये नौटंकी हुई। तो ये सिर्फ एक एजेंडा है और जिसका मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल जी ने खोल दिया कि वो औपचारिकता पूरी करने गए थे। दूसरी बात, बहुत सी जगह रोक नहीं लगी है। कर्नाटक में पिछले दिनों एक ही अस्पताल में 5 महिलाएं गर्भवती नकली ग्लूकोज से मर गई। वहां जा सकते थे, वहां नहीं जाएंगे।
तेलंगाना में 49 बच्चे एक महीने में मर गए, 30 ने आत्महत्या कर ली, वहां नहीं जाएंगे, सहूलियत नहीं है। तमाम जगह जहां सहूलियत है और वहां नहीं जाएंगे, वहां कोई रोक नहीं लगी, इन्हीं की सरकारें। हिमाचल में कांड हुआ है, वहां चले जाएं, वहां भी कोई रोक नहीं लगी है नेता प्रतिपक्ष पे, वहां नहीं जाएंगे, संभल जाएंगे। और ये सब जो भी लोग जाना चाहते हैं, इसके पीछे एकमात्र है कि कुंदरकी और मीरापुर में जो रिजल्ट आया, लोगों को लगने लगा कि एक वर्ग जिसको मानते थे कि भाजपा के खिलाफ हम जो वोट बैंक यूज करते, उसका भी विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जगने लगा है। इसीलिए ये नूरा कुश्ती हो रही है और इसीलिए ये माहौल बिगड़ रहा है, इसीलिए लोग जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से 10 के बाद जब तक रोक लगी उसके बाद जाइए, लोगों से मिलिए, लेकिन एजेंडा ये मत बनाइए कि जो लोग गुम्मा चला रहे थे वही पीड़ित हैं और जो लोग गुम्मा खा रहे थे, जो घायल हो रहे थे, वाजपेयी जी गुम्मा कौन लोग चला रहे थे? जांच हो रही है, जिनका भी नुकसान हुआ है। देखिए, मैं इस बात को जांच से पहले कुछ कहने वाला नहीं हूं। प्रशासन और जो न्यायिक जांच हो रही है वो सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यह तथ्यात्मक रूप से आपने देखा होगा पूरे देश में, कश्मीर में भी यही होता था, जो पत्थर चलाते थे पत्थरबाज, उनको पीड़ित बताया जाता था। देखिए, शासन प्रशासन की यहाँ पीड़ित संभल में कौन है? गायब हो गए, गायब यहां भी हो जाएंगे। आप अभी किसान, महिला और मुसलमान की बात कर रहे थे। जो सवाल किया, आपने जो सवाल किया कि राहुल गांधी को रोका क्यों, तो आज मैंने आपको बता दिया, बहुत जगह रोक नहीं लगी है। वहां क्यों नहीं जा रहे? यही 5 राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो झांसी भी नहीं गए, जहां मासूम बच्चे तेलंगाना में पीड़ित इस दुनिया में कदम रखने से पहले जलकर जिंदा मर गए। राहुल और अखिलेश तो वहां भी नहीं गए। तो बहुत सी जगह नहीं जा रहे ना, जाना चाहिए। तो एजेंडा है, एजेंडे के तहत जाना है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन और पुलिस 10 तारीख तक की रोक है, उसके बाद सबको आजादी है। जाइए, मिलिए, उनकी पीड़ा को बताइए। हर किसी को एक भी किसकी पीड़ा होती है किसी भी घटना पे, तो उस क्या परिवार आप पे जो गुजरती मुसलमानों के लिए है, कहना चाहते हैं? दल नहीं समझ सकते, वो परिवार ही समझता है। क्या ये पीड़ा जो आप बता रहे हैं ये मुसलमानों के लिए है? क्या कहा ब्रजेश जी आपने? ये पीड़ा मुसलमानों के लिए है? नहीं, ये वोट बैंक सरकने की पीड़ा है। ये पीड़ा ना कौन सा वाला हिंदुओं के लिए वोट ना बैंक मुसलमानों के लिए। ये पीड़ा केवल चुनावी है, और जो वोट बैंक खिसक गया है कुदरकी में और मीरापुर में, उसकी पीड़ा है। ये कौन से वोट बैंक का आप जिक्र कर रहे हैं? मैं जिस वोट बैंक के सहारे राजनीति करते थे, तुष्टीकरण की, कुदरकी में हमारा प्रत्याशी 1,44,000 कौन सा वोट बैंक है? 1,44,000 मेरे प्रिय दोस्त वाजपेयी जी, इस वोट बैंक का आज आप नाम लीजिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये किसका वोट बैंक के लिए जा रही है? सब मुस्लिम वर्ग का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। फाइनली मुसलमान, करेक्ट। थैंक यू वाजपेयी जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपके दोस्त आईपी सिंह को आमंत्रित करना चाहता हूं। दरक रही है उसे सींचने जाने की कोशिश कर। बहुत शुक्रिया आईपी सिंह जी, धन्यवाद। जब रोक लगी हुई है और आपकी पार्टी का डेलीगेशन भी जा रहा था, फिलहाल वो नहीं जाना चाहते, आपको किस बात की आशंका है कि वहां पर आप लोगों को, यानी अपोजिशन की पार्टीज के डेलीगेशन को नहीं जाने देना चाहते हैं? क्या आपको आशंका है कि सबूत मिटा दिए जाएंगे, या आपको आशंका है कि पूरे मामले को दबाया जा रहा है इसलिए समय लिया जा रहा है? वो बच्चे जो शहीद हो गए, उन माताओं पर क्या गुजर रही होगी, उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी, जिनके घरों को रौंद दिया गया, जिन अधिकारियों के आदेश पर गोलियां चलाई गई, वो एफआईआर कब दर्ज होगा, वो अफसर कब सलाखों के पीछे जाएंगे जो लगातार हिंसा फैला रहे हैं? ये वो सरकार जो गुजरात के उन 2 नेताओं के तरह हिंसा फैला के आज देश की गद्दी पर बैठे, वही रास्ता उत्तर प्रदेश के मुखिया अपना रहे, वही रास्ता बीजेपी अपना रही है। बीजेपी जिन राज्यों में नहीं है, वहां देखिए कितनी गुम्बा चलाती है, कितनी लाठियां चलाती है, कितना पुलिस के साथ मारपीट करती है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लक्ष्मण मैदान में किस तरह से पुलिस के ऊपर लाठियां चलाई थी, उसके फुटेज आपके पास अभी होंगे। किस तरह से उत्तर प्रदेश में हिंसा बीजेपी कार्यालय के सामने हुई थी, 2 घंटे गुम्बे चलते रहे बीजेपी के अंदर, कार्यालय के अंदर। सवाल यह है कि ये लोग अमन चैन जो है वो खो देना चाहते हैं। हर मस्जिद के नीचे इनको अब जो है मंदिर नजर आता है, और ये 2027 तक जीडीपी गो टू हेल, विकास गो टू हेल। 40 लाख करोड़ की जगह 4,000 करोड़ का निवेश इन 8 वर्षों में नहीं आया उत्तर प्रदेश में। बिजली नहीं आती है,
स्कूलों की दुर्दशा है। मेडिकल कॉलेज में 50% कमीशन खोरी, स्वास्थ्य विभाग में 20 बच्चे जलकर मर गए झांसी में। मुख्यमंत्री उनके आंसू पोंछने तक नहीं गए। ये निकम्मी सरकार। दूसरा मुख्यमंत्री होता जो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाता। बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। IIT BHU कि जो 3 बलात्कारी बीजेपी नेता थे उन्हें छोड़ दिया गया, उन्हें जमानत मिल गई क्योंकि लचर पैरवी की गई। लखनऊ में 1 महीने के अंदर 5-5 बेटियों आईपी सिंह जी, संभल पर लौट कर आते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और आज, मेरा एक प्रश्न है आपसे। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज 8 लोगों ने एक बेटी के साथ गैंगरेप किया। दूसरा मुख्यमंत्री होता नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर। अब हम लोग कुछ एक इंटरैक्टिव बात कर लेते हैं। तरस आती है केशव प्रसाद मौर्य पर, जो अनपढ़ों की तरह भाषा बोलते, जो हम दावा करते हैं कि अनपढ़ है, फर्जी सर्टिफिकेट, एक सवाल करते हैं, फर्जी डिग्री है। आज अपने एक सवाल लीजिए। अपने आप संभल क्यों जाना चाहते हैं और संभल जाने की ऐसी क्या जल्दी है? अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों से 10 दिसंबर तक का वक्त मांग रहा है, आज कितनी तारीख हो गई? 4 है। 6 दिन की और बात है, रुक जाइए। 6 दिन की मोहलत तो चाहिए उनको, 11 को चले जाना। मैं आदरणीय ब्रजेश जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब 30 नवंबर को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक बड़ा डेलीगेशन जा रहा था, तब प्रशासन ने उसके 3 दिन पहले कहा कि हमें 3 दिन का मौका दीजिए, हम आपको जाने देंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये पीसफुल डेलीगेशन होगा, हम उन जो पीड़ित परिवार हैं उनके आंसू पोंछने जा रहे हैं। हमने उन पीड़ित परिवारों को समाजवादी पार्टी के कोष से 5-5 लाख रुपए दिया। हमने कहा कि जो मारे गए, निर्दोष मारे गए जो युवा, उत्तर प्रदेश सरकार, ये राहुल गांधी जो आज जा रहे थे संभल, अभी तक सरकार ये लोगों का दुख दर्द बांटने जा रहे थे या फिर फॉर्मेलिटी करने? देखिए, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो अभी भी इंडिया का गठबंधन साउंड बेस क्यों डाउन हो गया नेता राहुल का नाम सुनते से वो दुख दर्द बांटने जा रहे थे। जी धन्यवाद, शुक्रिया आईपी सिंह जी। सेकंड राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। सभी दलों को बराबर अवसर है, राजनीति करें। सभी दलों को बराबर का अवसर है, कोई आपत्ति नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हीरो वाजपेयी के आदर्श प्रवक्ता और कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। ऐसी क्या जल्दी है नेता प्रतिपक्ष को संभल जाने की? अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपसे 6 दिन की मोहलत मांगी है, देना चाहिए था। ब्रजेश भाई, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अलग हट करके एक बात कह रहा हूं आपसे कि काश आज सारे न्यूज़ चैनल और सारे एंकर्स ब्रजेश मिश्रा को सुन रहे हों। मैं कभी आपकी तारीफ नहीं करता, हमेशा लड़ता हूं आपसे, लेकिन जिस तरीके का आपने एक उद्बोधन दिया शुरुआत में, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। आपको बहुत धन्यवाद सर। और जिस तरीके से आप इस चैनल पे इस हिम्मत को आप आगे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी समाज में हौसला बाकी है। और विशेष रूप से जहां से हम सबसे ज़्यादा निराश हैं मीडिया से, वहां उसमें भी हौसला, आप एक हौसले की किरण के रूप में आए हो। तो ज़्यादा बात न करते हुए आप बधाई के पात्र हैं। आप चाय पिलाएंगे और बंद भी नहीं, बिल्कुल, सुबह शर्मा पे आइए आप, चाय बंद समोसा सब आपका वो है। अब आ जाइए बात दूसरी पर। तो आप कहते हैं ना, अभी हीरो भाई कहने लगे हमसे कि हमारा एजेंडा सिर्फ मुसलमान है। तो भाई हम तो कहते हैं कि हमारा एजेंडा ना हिंदू है ना मुसलमान, हमारा एजेंडा है सिर्फ इंसान। 3 चीज़ें हमें साफ साफ बता दीजिए। आप हमको इतना बता दीजिए कि आखिर संभल में हुआ क्या, जो प्रशासन इतना डर रहा है कि वहाँ किसी आदमी को, यानी किसी परिंदे को भी पर नहीं मारने देना चाहता। ऐसा क्या, कौन सा अत्याचार किया है प्रशासन ने वहाँ पर? हमें बता दें, हम मान लेंगे आपकी बात। आप कह रहे हो कि क्या नाम वहाँ पर क्या नाम शांति को खतरा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि 4 दिन से कोई बात नहीं हुई, कोई वारदात नहीं हुई। तो वहां पर प्रशासन आखिर ऐसा कर क्या रहा है? दूसरा आपका प्रश्न था कि आप 10 तारीख को क्यों नहीं जाना चाहते। तो मुनव्वर भाई ने एक बड़ा बढ़िया शेर लिखा था कि मैं दहशतगर्द हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है, और पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। वहां पर जिस तरीके से प्रशासन पीड़ितों पर और पीड़ित के परिवारों पर दबाव बना रहा है, उसी के मुखालिफ तो हम वहां जा रहे हैं। पीड़ित परिवारों को यह कहने जा रहे हैं कि डरो मत, हम आपके साथ हैं, चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं।
आप देखिए किस तरीके की चीजें आ रही हैं। आज आपके सामने आ गया, अरे कहन पाकिस्तान से कारतूस आए, अमेरिका से भी। नहीं अमेरिका से भी, पाकिस्तान, अभी तो पाकिस्तान के हमने सुने थे, अमेरिका के आपसे सुन रहे हैं। भाई आप हमको ये बता दो, 11 साल की सरकार हीरो वाजपेयी की देश में है, 7 साल की उत्तर प्रदेश में 8 साल हो रहे हैं, ऐसी कमजोर, निकम्मी, कायर, बेशरम सरकार कि अब पाकिस्तान से कारतूस भी आने लग गए। आप इस चीज को देखो। क्या आपके नेता को एडवांस ब्रीफिंग थी कि संभल नहीं जाना चाहिए? आपके साथ बड़ी दिक्कत जानते क्या होती, इतनी तारीफ करी उसके बाद भी आप सीएमओ वाला मामला कर रहे हैं। रुक जाइए 2 मिनट। आप जो है आप सवाल से इतना क्यों विचलित हो हम जाते हैं? सवाल से नहीं, आधे ये जवाब तो पूछा था कि आप हमारी बात समझिए, आप तारतम्य 6 दिन छोड़िए। क्या? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि 6 दिन में तो वहां पर ये फ्लैट कर देंगे सबको, सारे के सारे पीड़ित पक्ष को इतना मारेंगे, डंडो ये मार डालेंगे, उसके बाद कोई बोल ही नहीं पाएगा। मैं तो खुद ही कह रहा हूं आपसे, मैं तो कहता हूं कि जिस दिन ये हिंसा हुई उससे अगले दिन हमसे हीरो वाजपेयी जी के साथी पूछ रहे थे एक मीडिया चैनल पर बैठे हुए, क्यों नहीं राहुल गांधी जाते हैं, क्यों नहीं राहुल गांधी जाते हैं, यही पूछ रहे थे। इन्हीं के साथी थे, बड़े प्रवक्ता थे, इनसे बड़े तो नहीं थे लेकिन हाँ क्या नाम पद पा गए थे, कद में इनसे छोटे थे लेकिन पद बड़ा पा गए। तो वो कहें क्यों नहीं जाते हैं राहुल गांधी? अरे भाई राहुल गांधी अब जा रहे हैं तो क्यों रोक रहे हो, क्यों रोक रहे हो आप हमको बताओ। उनके कहने पे जा रहे हैं? नहीं, उनके कहने पे नहीं, हम तो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, अन्याय के खिलाफ जा रहे हैं, जो शासन प्रशासन वहां डंडा चला रहा है, आतंक उत्पन्न कर रहा है। इंटरेक्टिव बात करते हैं। क्या आपको एडवांस ब्रीफिंग थी कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक लगा रखी है और आपको फिलहाल नहीं जाना चाहिए था, ऐसी कोई ब्रीफिंग थी? ब्रजेश भाई अगर हम आपकी बात मानते तो आज तक हिंदुस्तान भी आजाद नहीं होता। अंग्रेज हर जगह पे लगा देते थे। ये अंग्रेजों के शासन जो होता था वो कभी किसी जगह पे हमको धरना प्रदर्शन करने देते थे क्या? हम उन्हीं के खिलाफ जाते थे। उसके लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, जाएंगे हम, क्यों नहीं? आप इस बात के पक्ष में, आप सत्ता के पक्ष में क्यों खड़े होते हैं? आप जनता के पक्ष में खड़े हो। मेरी तारीफ में 2-3 गगरी फोड़ दी। नहीं आपका अभी क्या है कि मेरे ऊपर नहीं आपके मैं सवाल की बात कर रहा हूं। अपनी बात कहने का। हाँ, मैं आपको बताऊं कि सत्ता के जो बातें हैं, सत्ता की जो गुलामी है, सत्ता की जो बात है, सर 1 मिनट दीजिएगा, सत्ता जो बात करती है उसके पक्ष में अगर सभी लोग रहने लगे तो यहां पर कोई झगड़ा नहीं, यहां पर तो रामराज्य हो रहा है। महिला की इज्जत लूट रही है, कहन कोई बात नहीं, पकड़ा जाएगा। लूट हो रही है, कहन कोई बात नहीं। तो सर अगला सवाल सुन लो। अब तो राहुल गांधी को गिरफ्तारी देकर जानी चाहिए थी, वापस खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये आपका अपना मानना है। राहुल गांधी आप ही कह रहे थे मैं फिर से कहता हूं, बिल्कुल इस बात से मैं आपकी सहमत हूं, जरूरत पड़ेगी ये भी करेंगे। अब आप आ जाइए वहां के अन्याय पर क्यों जा रहे हैं? थैंक यू सर, नेक्स्ट राउंड में रखिएगा प्लीज। 30 सेकंड प्लीज, सिर्फ 30 मोर देन 5 मिनट हो गए। थैंक यू सर, सिर्फ 30 सेकंड सर। आप बहराइच में एक आदमी एक पूरे धर्म के खिलाफ जाकर के झंडा गाड़ता है, ये करता है, उनके घर में घुसता है, मारा जाता है। मैं फिर से कहता हूं मारा जाता है। हम उसको आरोपी या उसकी बात नहीं करते, मारा जाता है। योगी आदित्यनाथ जी 10 लाख रुपए दे देते हैं उसको। आप समझिए बात। संभल में क्या वो लड़के हिंदुस्तानी नहीं है? उन लड़कों के परिवारों को नहीं बुलाया जाना चाहिए? उन लड़कों को मुआवजा नहीं देना चाहिए? अगर उनके साथ भी आप न्याय कर देते तो राहुल गांधी या अखिलेश यादव जी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे आप ही कुछ मुआवजा दे दो। देखो आईपी सिंह ने तो बताया कितना दिया ना, आईपी सिंह की पार्टी ने दिया ना। तो हम आपसे आखिरी बात इस बात को चाहते हैं सर। चलिए खैर अगले थैंक यू, अगले राउंड में कह लीजिएगा। मयंक त्रिवेदी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। त्रिवेदी जी स्वागत आपका। राहुल गांधी गलत कर रहे थे या सही संभल जाने के लिए जाना चाहिए था? नहीं सर, सही गलत का तो सवाल बात की बात है। अभी आपकी डिबेट की प्रस्तावना में आपने एक लाइन बोली थी, बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि जब संभल की जनता शांत है और वहाँ पर एक शांति का माहौल हो रहा है तो विपक्षी नेता अशांत क्यों है? ठीक, तो इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिए कि असली खेल है क्या। असली खेल राहुल और अखिलेश यादव का है। अगर आपको ध्यान हो तो आज रामगोपाल यादव का एक स्टेटमेंट आया राहुल गांधी के ऊपर कि सिर्फ औपचारिकता है, ठीक, कि पहले श्रेय लेने के लिए अगर वहां पहुंचे, और इन लोग का सिर्फ और सिर्फ रहता है, जैसे भी अभी वाजपेयी जी ने भी चीज कही कि तेलंगाना हो गया, हिमाचल हो गया, कैसा दौर आ गया है। हाँ, आप तो औपचारिकता भी बंद कर दिए। नहीं, हम जब कानून जब प्रशासन दौर आ गया, प्रशासन की जब नहीं तो प्रशासन की जब अनुमति वहां पर नहीं है अभी, तो क्यों माहौल बिगाड़ने चाहिए? अच्छा। जब प्रशासन की अनुमति वहां पर नहीं है तो माहौल बिगाड़ने क्यों नेता जाए? डीएम से पूछ के राजनीति करते हो? नहीं, फिर वही बात है, जब राजनीति डीएम से पूछ के जब वहां पर, अरे कानून का उल्लंघन कैसे हो जाएगा जब धारा 144 या 163 हो गई लगी हुई है? तो धारा 144 हाथरस में भी लगी थी।
हाँ हाँ, लेकिन वो एंगल अलग था, वो बात अच्छा, वो अलग थी। एंगल अलग वो था। किसानों की समस्या, यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा किसान है। नहीं- देखिए सांप्रदायिक को सर, बीच में सांप्रदायिक, देखिए सांप्रदायिक और किसानों पे दोनों को आप मैच सर, नहीं कर वो सकते। गैंग यहाँ रेप ये बहुत मर्डर बड़ा वाला मुद्दा है। मामला अगर था। सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई तो वहां पर बहुत बड़ी चीजें हो सबके सकती हैं। ऊपर रोक लगी थी, लेकिन हाँ, आपके लेकिन नेता वो जबरदस्ती- किसानों के हित की बात थी, तो सवाल- हमारे नहीं, सवाल पूरा हो गया? हमारे नेता पहुंचे थे। आप बताइए, इतना बताइए। नहीं, अच्छा, बताइए। उकलाए हुए क्यों हैं? चलिए, बोल लीजिए। आराम से बात करते हैं हम लोग, जी। समय पर्याप्त है। भाई हाथरस में भी तो रोक लगी थी, तब जयंत चौधरी क्यों गए थे? मैं उसी का जवाब आपको दे रहा हूं कि ये मुद्दा सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक हिंसा भड़कने पर कितनी हानि होती है संभल में, दुखद संभल ने भी देखा। ठीक, वो मुद्दा किसानों के हित का था। तो जहां पर सांप्रदायिक चीज होगी वहां पर हमको कानून को फॉलो करना। सर आप सुने सर, नोट नहीं, कर लें, अपनी बारी में बोलिए। बात राजपूत जी कोई गलत नहीं। आप मेरे से बात करें। अब यही झांसी वाली बात थी, तब कोई वहां पर राहुल गांधी क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां पर उनको सांप्रदायिक एंगल नहीं मिल रहा था। और आप कहीं नहीं जाते हैं? नहीं, क्यों नहीं जाते हैं? कैसी बात कर रहे हैं? झांसी गए थे? हाँ, झांसी नहीं गए थे फिर, लेकिन सर, एक सेकंड सर, बीच में नहीं, नहीं। संभल गए थे भाई साहब? भाई जब हमारी सरकार में, अच्छा नहीं, चलो छोड़ो संभल। संभल आप मुझे एक चीज बताओ, हाँ, नोएडा गए थे? जब एनडीए में हैं हम लोग, एनडीए में है, और जब प्रशासन आप पूरा कहीं काम नहीं कर रहा गए है, थे फिर वही बात, जब एनडीए एक यूनिट है आप और एक कहीं नहीं प्रशासन गए में- थे, नहीं सर। नहीं, ऐसी बात नहीं। प्रशासन जब काम कर रहा है तो कोई और आज की डेट में राष्ट्रीय लोकदल किसी की नहीं है, अगर है तो बता दो। आप किसान के साथ हो? नहीं हो, नोएडा नहीं, नहीं किसान गए। के साथ किसान आप मुसलमानों का वोट ले लिया, उनके साथ खड़े हुए? नहीं हुए। नहीं, कैसे आप कह रहे हैं कि हम नहीं झांसी खड़े में हुए? बच्चों नहीं, की ब्रजेश जी, मौत कैसे- हुई। आप कैसे सर कह रहे हैं मुझे हम नहीं बोलने ही नहीं दे रहे हो अच्छा, आप, चलो, आप बोलिए, पता आप नहीं किस बात नहीं, की नहीं, आपको अकुलाहट नहीं, है। नहीं, 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 आप फंसने बोलिए। के बाद यही होता है सर। नहीं, आप बोलिए। मेरे सवाल किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन अच्छी बात है आप लोग को मैं अच्छा लगता हूँ। ठीक, झांसी भी आप नहीं गए, आप किसके हैं सर? हम जनता के हैं, क्यों नहीं? क्यों किस नहीं? आप जनता किस बात के? कर रहे हैं भाई? एनडीए फिर भाई क्या अभी सर ये- साउथ अगर- कोरिया वालों के साथ हो? नहीं नहीं, साउथ कौन कोरिया सी की बात जनता नहीं, है? ऐसी बात नहीं है। जैन जी बिल्कुल लगा और हमारे कार्यकर्ता लोग लगे हैं वहां पर, ऐसी बात नहीं। कहाँ? ऐसी बात नहीं। संभल झांसी में? का नहीं, संभल में फिर वही बात है, जहां पर सांप्रदायिक एंगल, वहां पर हम वहां पर Thank you. चीजों को, शांति को बहुत disturb शुक्रिया। करने के लिए एस क्यों एम जाएंगे अशरफ वहां साहब को स्क्रीन पे लाया जाए, बहुत ही जाने माने स्कॉलर हैं। अशरफ साहब स्वागत आपका। जी सर। संभल तो शांत है, पर ये हमारे दोस्त लोग क्यों इतने अशांत हैं? नहीं, आपके दोस्त लोग क्यों अशांत हैं ये मेरा मुद्दा नहीं है। सब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, अपने अपने हिसाब से शांत भी होंगे, अशांत भी होंगे। मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि अगर वहाँ पे एक घटना घटी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु ऑफिशियल हुई, कहने के लिए 5 है, तो सवाल ये है कि अगर कोई लीडर वहाँ जाना चाहता है तो दिक्कत क्या आ रही है? और वो भी अपोजिशन लीडर अगर कह रहा है कि हमको अकेले अलाउ कर दो 2-4 लोगों के साथ, तो जाने में क्या दिक्कत है? आपको प्रशासन के साथ भेज देना चाहिए। मिल लेते लोगों से, थोड़ा सा लगता है कि हाँ, लेकिन नीयत में हमें खोट नजर आता है। हमारा मुद्दा बहैसियत मुस्लिम है कि नीयत में हमें खोट नजर आता किसकी है। नीयत में? सरकार की नीयत में कि आप क्या छुपाना चाहते हो। 10 की क्यों, कौन सी बैंडिंग है? अरे आप कहते थे ठीक है कि आज के ये रीजन है, हमने 5 तक बार, अभी तो वैसे भी बहुत टाइम हो गया। कायदे के साथ आप कह रहे हो सब पीस हो गया, सब कुछ ठीक है, तो जाके मिलने दीजिए। दिक्कत क्या है? अभी परेशानी क्या हो रही है? अभी न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक इंटरव्यू किया किसी बच्चे का, हॉस्पिटल के अंदर वो बच्चा है और रो रहा है, बाहर का है, मजदूरी करने वहां गया था। पुलिस उसको मार मार के कह रही 10 लोगों का नाम बताओ तो तुम्हें छोड़ देंगे। तो हालात तो वहां ये बने हुए हैं। और आप कहते हैं एक अपोजिशन लीडर, क्या उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, उसको जाने की पोजीशन नहीं होनी चाहिए? अगर ये नहीं थी तो 1994 में समझिए अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एंजॉय किया, और बाकी दूसरी पार्टियों के लोग थे उसके अंदर, जो जिनेवा में जाके जो है पार्ट रखा, उसमें सलमान खुर्शीद भी थे, उसमें मालूम हुआ कि ई अहमद भी थे और फारूक अब्दुल्ला भी थे। तो मुद्दा कहने का ये कि आप अपोजिशन को चाहते हो बिल्कुल क्रैश हो जाए, अपोजिशन नाम की कोई चीज ही ना बचे, तो इसलिए आपने अलाउ नहीं करो, चाहे वो समाजवादी हो डीएम से चाहे पूछ के कांग्रेस। जाओ ना, किससे पूछना है? डीएम से। कोई जरूरत नहीं पूछने की, सब कुछ आप कह रहे हो शांत है तो जाने दीजिए, लोगों से मिलने दीजिए, आप वहां मौजूद रहिए, मिलवाइए। स्थिति सामान्य लेकिन चूंकि करनी है। मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, अभी ये किसी और के साथ होती तो सोचने का तरीका किसके बदल साथ? जाता सरकार का। किसके साथ? मुसलमानों के साथ हुआ ना, मारने वाले मुस्लिम सारे परेशान, वो बेचारे सब मुस्लिम, तो ठीक है। अच्छा, ये उसी वोट बैंक की बात हो रही थी। 100%। इसीलिए ओके। बीजेपी को मजा आ मैं रहा है थोड़ा कि समझ जितना नहीं हम पाया था तड़पाएंगे, जितना तड़पाएंगे उतना अच्छा लगेगा। ये किसको? लोग ठीक है अपना जा रहे हैं, किसको तड़पाएंगे? मुसलमानों को। आपको तड़पाया जा रहा है? नेचुरल बात है, हालात ऐसे बना दिए कि भैया आप बैल मुझे मार, मतलब मारेंगे भी, रोने भी नहीं देंगे, ये है पोजीशन। वरना अगर आप फेयर होते, आपने इंक्वायरी कराई, किससे कराई है? हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से। क्या मैटर करता है कितने इनकाउंटर्स हो जाते हैं और उन इनकाउंटर्स में रिपोर्ट क्या आती है? हमेशा आती है पुलिस ने बहुत सही इनकाउंटर किया, चाहे वो विकास दुबे हो अरे तो चाहे किसी किसको और को। जांच दे दें, आप बता दो उसको। जांच सिटिंग जज से हाईकोर्ट की होनी चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी के जरिए जांच होनी चाहिए थी, मॉनिटरिंग जांच होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार की मंशा ही खराब है। 10 दिन में 10 तारीख तक सब लीप पोत के बराबर कर दोगे, सारे लोगों को उल्टे सीधे स्टेटमेंट कर लोगे, वो मजबूर पीड़ित लोग हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो खुशी हो 6 रही है दिन की तो कि बात है। आपका मैसेज बहुत दूर तक जा रहा है कि साहब मुसलमानों को ठिकाने लगाना अब हमने इस तरह से भी ना शुरू ना कर ना, दिया। देखो हीरो वाजपेयी ने कहा कुंदरकी में और मीरापुर में। वो कौन लोग थे? हाँ?
मुसलमानों ने बम्पर वोट किया है कमल पे। आपने पूछा 1.5 मिनट के बाद उनके मुंह से मुसलमान निकला, तो जो पार्टी का नेता और प्रवक्ता मुसलमान लफ्ज नहीं बोल पाए, उसकी हम क्या बात करेंगे? उसको मुसलमानों ने वोट दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, वोट मिला है कुंदर की, क्यों दिया और कैसे दिया, उसके एनालिसिस वो बैठ के करें। लेकिन जबान से आज भी मुसलमान नहीं निकल पा रहा है इनके। मतलब इनका जो वहां का कैंडिडेट है वो जो है टोपी और जो है वो रुमाल लगाए वहां घूम रहा था, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद जब आप बात करोगे तो बहुत अच्छा आपको लगता है। 6 दिन बाद चले जाना, ऐसा क्या है? क्या 6 दिन बाद चले जाना, 10 तारीख को? अरे हम कहते हैं 1 महीने बाद कोई चला जाए, वहां किसी के जाने से क्या होगा? आंसू ही पोंछने की बात थी ना, कम से कम फैक्ट तो सामने आते। अपोजिशन के लीडर थे पार्लियामेंट, अपोजिशन लीडर थे, पार्लियामेंट चल रही थी, कम से कम बात तो वहां आती। आप उसका हनन कर रहे हो, संविधान का हनन बिल्कुल गलत नहीं कहा है, वो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक बात कही है कि संविधान। जैसे अखिलेश यादव ने समय का उपयोग किया, उन्होंने संसद में अपनी बात रख दी, पूरे देश में बात पहुंच गई। अखिलेश जी ने वो ऑप्शन राहुल गांधी क्यों नहीं चुन रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी जाना चाहिए संभल, मैं इस हक में हूं, जाना चाहिए, लेकिन जब अनुमति मिले। मणिपुर कितनी बार गए राहुल गांधी? कम से कम 3 बार गए, एक बार एज अपोजिशन लीडर भी गए। तो क्या दिक्कत आ रही है? वो भी तो चल रहा है ना, ये कोई बात नहीं होती। आप संभल में रोक रहे हो चूंकि वहां मैसेज कुछ और जा रहा है। क्या वहां रोक के ये मैसेज हिंदू कम्युनिटी को दिया जा रहा है, देखिए मुसलमानों को हम इतना ठीक कर दिया, मार भी रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं, टाइट कर दिए, रोने भी नहीं दे रहे हैं साहब। ओके, केपी मलिक साहब को बुलाया जाए, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। मलिक साहब, स्वागत आपका। क्या संभल में तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि हालात बहुत ही सामान्य हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको बहुत एस्केलेट कर रहा है, या वाकई में वहाँ स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है, अंदर सुगबुगाहट है, इस कारण अनुमति नहीं मिल रही है, और ये राजनीतिक दलों के जाने का सही वक्त है या नहीं? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि संभल में जो होना था वो हो चुका है। अभी संभल में ऐसा कुछ है नहीं, और प्रशासन ने सारी चीज़ें अपने हिसाब से वहाँ कंट्रोल कर ली है, और जो सरकार को करना था वो कर चुकी है। अब जो दूसरे सियासी दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनकी मजबूरी है, अगर वो जाते हैं तो उनको सरकार जाने नहीं दे रही है, और नहीं जाते हैं तो फिर लोग सवाल उठाएंगे कि देखिए ये वहाँ गए नहीं। तो ये इनकी सियासी मजबूरी है, इसलिए ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा सबसे पहले चंद्रशेखर ने जाने की कोशिश की थी, फिर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाने की कोशिश की थी, किसी को नहीं जाने दिया गया, और राहुल गांधी और तमाम लोगों को नहीं जाने दिया गया। लेकिन यहाँ हीरो वाजपेयी जी कह सकते हैं कि भाई भाजपा वाले नेता भी तो नहीं जा रहे, हमारे सहयोगी दल के लोग भी तो नहीं जा रहे, जिनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि शांति के लिए को भी तो लोगों को जाना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में है वो तो जा सकते हैं, वो तो ना विपक्ष में है ना पक्ष में विचारे हैं, पक्ष में भी कितने आप जानते हैं, तो वो जाके आंसू पोंछ सकते, वो भी नहीं जा रहे हैं। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हाथरस में चले गए थे, यहां नहीं गए हैं, क्या बात हो गई ऐसी? आज देखिए देश में किस प्रकार से किसान नोएडा में बैठा हुआ है, आज संभल में घटना हो रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। 2013 का दंगा आप देख चुके हैं। आपको याद होना चाहिए कि 2013 के दंगे में चौधरी अजीत सिंह कैबिनेट मिनिस्टर थे, और तब वो नहीं गए, और जयंत चौधरी भी वहां नहीं गए, और मैं खुद उसमें शामिल था। मैंने चौधरी साहब को कहा कि आपको जाना चाहिए, और उनके लोगों ने कहा कि अगर आप मुसलमानों के घर जाएंगे हिंदू नाराज हो जाएगा, जाट नाराज हो जाएगा, जाट के यहाँ जाएंगे मुस्लिम नाराज हो। हमने कहा आप स्पॉट पर चले जाइए, आप बीच में जाइए, आप किसी के घर नहीं जाइए, आपके जाने से वहां शांति होगी, आपको लोग सुनेंगे और शांत हो जाएंगे। चौधरी साहब नहीं गए बाकी लोगों के कहने से, और मुजफ्फरनगर में क्या हुआ वो आपके सामने है। मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों तो संभल में शांति आए, क्या अकेले जयंत चौधरी की जिम्मेदारी है चाहिए या राष्ट्रीय लोकदल की अकेले की जिम्मेदारी है? नहीं तो फिर उनको बुला लीजिए, ममता बनर्जी को, फारूक अब्दुल्ला को, कर्नाटक से बुला लीजिए लोगों को, केरल से बुला लीजिए अगर जयंत चौधरी की नहीं है। राजनीति आप करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और जिम्मेदारी किसी और की होगी, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात आप ये है कि खाली संभल को मत देखिए, आप संभल के अलावा जो किसान वहां पे बैठा है, बॉर्डर पे बैठा है, क्या उसके पास गए हैं? क्या वहां तो कोई संभल नहीं था। तो ये सियासी दल जो मुखौटा बदलते हैं कुछ कुछ समय पे, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ब्रजेश जी, आपको देखना चाहिए कि राष्ट्रपति जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कैसे कल सवाल उठाया, उनकी कैसे आत्मा जाग गई, उनको कैसे किसान याद आ गए। तो अगर वो इतने संवैधानिक पद पर बैठ के किसानों की पीड़ा आज वो समझ सकते हैं, हालांकि 13 महीने जो मैं हैरान हूं वैसे वाइस प्रेसिडेंट महोदय का बयान सुनकर, मैं अचरज में हूं अभी।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो विपक्षी दल के लोग हैं उनकी तो मजबूरी है, आप नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन पक्ष वालों को तो आप जाने मतलब दे सकते उपराष्ट्रपति हैं। बोल तो सकते हैं, पक्ष लेकिन वालों जयंत को जाके चौधरी नहीं बोल शांति रहे बात करनी हैं, आप ये चाहिए। कहना चाह रहे हैं? आप तो उनकी जान के पीछे पड़ गए। ये जनता का सवाल है। ये ब्रजेश जी, ये मेरा केपी मलिक का सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है, ये क्षेत्र के लोगों का सवाल है। मैं सिर्फ प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया ये सर। मेरा अकेले का सवाल नहीं है। सेकंड जनता राउंड में पूछ रही बाकी है, आपके विचार किसान सम्मिलित पूछ करेंगे रहा है। सर। वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हमारे साथ। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। बताइए, ये जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रोक चल रही है तो ये पॉलिटिकल लोग वहाँ पर अभी क्यों जाना चाहते हैं, और संभल में क्या ताज़ा सूरत हाल है? शांति है, सब ठीक है, या अभी भी स्थिति कुछ गड़बड़ है जिसकी आशंका है एडमिनिस्ट्रेशन को? नहीं, संभल में काफ़ी स्थिति अच्छी हो गई है और वहाँ पर मंडलायुक्त से लेके डीआईजी से लेके बड़े अधिकारी वहाँ पर लगातार हैं और बाज़ारें खुली हैं, लोग धीरे धीरे काम धंधे अपने लौट रहे हैं उस पर। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिन घरों में मौतें हुई हैं उनमें मातम है। अब वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। जो भीड़ ने हालात पैदा किए थे जिसके चलते ये उपद्रव हुआ, उस उपद्रव ने बहुत नुकसान किया है, जान माल का भी किया और सामाजिक भाईचारे का भी किया। अब उस पर कौन कंट्रोल कर पाया, किसकी गलती से हुआ, कौन लोग नारे लगा रहे थे, कौन पत्थर फेंक रहे थे, ये सब के लिए एक कमेटी बनाई गई, वो जांच करेगी। लेकिन जो आंखों से दिखता है उस पर तो लोगों को बोलना ही पड़ेगा। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर सभी धर्मों का आदर सम्मान का भाव होता है, लेकिन आज भारत जैसे देश में जो एक नई तरह की सोच बन गई है, जो एक नई तरह की ये तस्वीर हम आप देख रहे हैं, इसमें किसकी जो है कभी कल्पना नहीं थी। क्योंकि हम लोकतंत्र में जब आते हैं तो वहाँ सब आदमी समान है। यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है, मुगलिया सल्तनत नहीं है, अंग्रेजी शासन नहीं है कि जिसको चाहो पाओ काट दो मार दो। लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर समाज बटेगा, विरोध पैदा होगा, तो आने वाले वक्त में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये परेशानियां पैदा करके जाएगा। एक कहा जाए नासूर बन के जाएगा। ब्रजेश जी, वो समाज तरक्की करते हैं जिनमें एकजुटता होती है, जिनमें उपद्रव और आगजनी और धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होती है। और सत्ता में बैठे हुए लोगों को इस बात की पूरी ख्याल रखना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है कि जो कहो वो करो, कुछ कहो कुछ करो कुछ, ये नहीं चलेगा। इस पर आपकी जवाबदेही रहेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। आज तो राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, कल जो है यूपी के नेता प्रतिपक्ष थे, वो भी नहीं जा पाए थे। विपक्ष के लीडरशिप संभल नहीं जा पा रही है। उनके जाने से क्या हालात बिगड़ेंगे ये तो प्रशासन ने आकलन कर लिया, लेकिन उस दिन वो आकलन करने से चूक गए थे जिस दिन इतना बवाल हुआ। वैलिड पॉइंट। तो ये आकलन उसी तरह का है जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है कि सरकार की अथॉरिटियां जमीनों को औने पौने ले और कमाई के लिए, आमदनी के लिए महंगे दामों पर प्लाट बनाकर बेचें और उसको कहें कि ये तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है। किसान को भूमिहीन करके मिलने वाली तरक्की का कोई अर्थ नहीं है। ऐसी तरक्की को खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि उसके पास जीवन में सब कुछ जमीन है, उसकी खेती है, अगर वो छिन जाएगी तो फिर इस चकाचौंध आसमान में उड़ते जहाज़ों को देखकर पेट नहीं भरेगा। तो ये जो बातें आती हैं ये संवेदना के साथ समझी जानी चाहिए। संभल में कितने घरों में, परिवारों में क्या हालात हैं जिन पर मुकदमे लिखे गए, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जिनके बच्चे मर गए, जिनके बाप मर गए, उनकी औलादें जीवन भर इस बात को लेकर रोएंगी और रो रही हैं। और वहाँ पर मुआवजा मिलेगा कि मरहम लगेगा कि जेल जाएंगे, क्या होगा अभी तक कुछ तय नहीं है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन हमको आपको इस माहौल में भी सामाजिकता और भाईचारे के साथ खड़े रहना है, क्योंकि ये देश
प्रेम से, मोहब्बत से, सौहार्द से मजबूत होगा, जी धार्मिक आंदोलन, लड़ाई और झगड़े से नहीं। पुलिस के अफसरों ने जो गलतियां की हैं उनको भी बराबर सजा मिलनी चाहिए। खाली पत्थरबाजों पर मुकदमा लिख के न छोड़ा जाए। जिन्होंने मनमाना किया काम, जिन्होंने गलतियां की है, उनको भी चिन्हित किया जाए, क्योंकि एक आदमी की गलती नहीं है कोई है इसमें। जी बीरेन जी, जहां आग लगती है, जहां पर लोग मरते हैं, वहां पर तमाम दंगे और फसाद में लोगों ने देखा है कि बहुत बुरी स्थिति बनती है, कई पीढ़ियों तक उसका असर जाता है, संभलना मुश्किल हो जाता है, तरक्की तो बात की बात है। लेकिन जिसको चोट लगती है, दर्द का एहसास वही कर सकता है, गुजरती है जिसके दिल पर कदर वही जानेगा। हम आप सरकारों से ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर दर्द है, वो इलाज करना चाहे तो करे, यहाँ पर कमियां हैं, इसको पूरा होना चाहिए। जी अगर अधिकारी ही सब कुछ होते तो फिर इस देश में लोकतंत्र की जरूरत क्या होती? फिर नेता किस लिए होते? नेताओं के पास लोग क्यों अपनी फरियाद लेकर जाते? अधिकारी हमेशा सही रहता। अधिकारी अगर गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ये भी देखना होगा। फिलहाल आज मैं उस बात को फिर दोहराऊंगा कि जब जब कोई इस तरह की खता होती है, तब तब आने वाली पीढ़ियों को उसका फल भोगना होता है और कई सालों तक भोगना होता है, उस दर्द के साथ जीना होता है। उस पर सुनिएगा कि इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई। और जा गए मेरे हमसाया ख्वाबों के तसलसल से, और दीवार से आंगन में अब धूप उतर आई, और तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। बहुत धन्यवाद बीरेन जी, आपने सुरेंद्र राजपूत को लाजवाब कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन सब तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण आरंभ करते हैं। इसमें लिमिटेड समय है प्रवक्ताओं के लिए अपनी बात रखने का। मैं हीरो वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हीरो वाजपेयी जी, आपने सुना होगा कि राहुल गांधी ने गाजियाबाद बॉर्डर पर एक स्टेटमेंट दिया कि कोई बात नहीं, अगर 5 लोगों के 10 लोगों के जाने से कोई अव्यवस्था होगी तो आप मुझे अपनी गाड़ी में, यानी पुलिस जिप्सी में, पुलिस जीप में मुझे अकेले ले चलिए, मैं पीड़ितों से मिलना चाहता हूं। तो अगर वो अकेले जाने को तैयार थे, तब क्या मुश्किल थी आपके सामने? देखिए, जब वहां किसी के भी जाने की पाबंदी है तो अकेले, दुकेले और ये तमाम शर्तें, ये उन्हें पता था कि वहां कोई नहीं जाएगा। और जब कोई नहीं जा रहा है तो इस तरह की बात केवल उन्हें थी, मीडिया कवरेज थी, मीडिया को बता देते, खुद ही कवरेज हो जाती, नेता प्रतिपक्ष हैं। वो जो ड्रामा उन्होंने किया उतनी देर, उससे लोगों को बहुत परेशानी हुई। और देखिए, वहां जनता के व्यूज भी लोगों के सामने आए कि अगर आपको कुछ करना है तो अपनी तरह से करिए, पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि वो जाने का नहीं था, और अचानक से जब कभी नेता से सवाल होता है तो सच्चाई निकल जाती है। राम गोपाल जी से जैसे ही चैनल वालों ने पूछा, उन्होंने कहा वो औपचारिकता करने गए हैं, संसद में तो सवाल उठाते नहीं, केवल दिखावा कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से तमाम और दल भी जो और मुआवजा कर रहे हैं, किसी ने बहराइच पे मुआवजा नहीं दिया, किसी ने कहीं मुआवजा नहीं दिया, संभल में मुआवजा घोषित। तो ये राम गोपाल जी के नाम पर जो कस्में आप खा रहे हैं, ये सिर्फ आज के लिए है या भविष्य में आगे भी आप उनके नाम की कस्में खाएंगे? कस्में नहीं खा रहे, हम उनके वादे टूटते हुए देख रहे हैं। हम इंडी गठबंधन में एक वोट बैंक के लिए दरार देख रहे हैं, हम उनकी कस्में कहां खा रहे हैं? हम तो बता रहे हैं क्या हो रहा है कि पहले जाओ और पहले पाओ। वो कहते हैं हम पहले जाएंगे, हम पाएंगे, वो पहले जाएंगे, वो पाएंगे। लेकिन वहां मिल क्या रहा है वाजपेयी जी, लेने जा रहे हैं, जिसके लिए ये लोग लेने जा रहे हैं, वहां बट क्या रहा है? नहीं, बच क्या रहा है, लेने क्या जा रहे हैं? आप कहते हैं जो परिवार है उनके साथ संवेदनाएं, सभी की संवेदनाएं, चाहे कोई हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी के घर में भी इस तरह की घटना हो, कोई भी व्यक्ति चला जाए और इस तरह के दंगों में जहां जानकारी ना हो कि मारने वाला कौन है और मरने वाला कौन है, वहां चला जाए, बहुत दुख दर्द है। आपसी रंजिश में कम से कम परिवारों को पता रहता है कि ये है आरोपी, ये है, इसने मेरे बेटे की हत्या कर दी, बहुत दुखद है। लेकिन आप जाएं, मुझे लगता है कि हर लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को
संवेदनाएं उस परिवार के प्रति प्रकट करने जाना भी चाहिए। ओके, तो आप डेट बता और दीजिए कि कब जाना तक ये लोग जरूरी भी है। जाएं। लेकिन आपने अगर कोई एक प्रशासन कट ऑफ ने डेट कहा कि निर्धारित 10 की होगी तारीख तक, तो वो इन लोग को कन्वे कर प्रशासन ने दीजिए, कहा अभी कि बात हो 10 जाए। तारीख के बाद आप जाएं, तो मुझे लगता है जब रोक लगी है तो कोई नहीं जा सकता। तो कोई 11 नहीं तारीख को जा कह दिया सकता जाए इन्हें। और कोई 10 तारीख तक नहीं जाना चाहिए। ओके, 11 को जा सकते हैं। बिल्कुल 11 को जाएं, 10 तक रोक है तो 11 को जाएं। और जाने पे तो कोई पाबंदी है ही नहीं इस देश में। और जहां अभी नहीं जा पाए 5 दिन है, मैं तो कह रहा हूं चले जाए भाई, कर्नाटक हो या इस बीच में हिमाचल हो या इस बीच में तेलंगाना हो जी। वहां भी और बहुत झांसी सारे भी, सर। परिवार हैं जो चाहते हैं कि आए, हमसे संपत्ति दिखाएं, हमारे दुख दर्द को बांटे। क्यों नहीं जा रहे? ओके, आईपी सिंह क्यों जी को नहीं लाया जा जाए रहे इस उन परिवारों के पास? धन्यवाद 50 सर। बच्चे मरे तेलंगाना में, क्यों नहीं जा रहे? 5 मर गई गर्भवती महिलाएं कर्नाटक में एक ही अस्पताल में नकली ग्लूकोज से, क्यों नहीं जा रहे? तो जाना चाहिए, जहां खुला है वहां चले जाना। Thank you, sir. हिमाचल क्यों नहीं जा रहे? Thank you. जहां पे नहीं कोई रोक लगी वहां हो आए तब भाई तक, आईपी और 10 सिंह के जी, बाद वहां चले जाएं। संभल में क्या ऐसा बट रहा है जो लेने के लिए आप लोग बेचैन हो, और 10 तारीख तक वाजपेयी जी कह रहे हैं रोक है, 11 को चले जाओ। देखिए ब्रजेश जी, देश की संसद में अडानी को लेकर बड़ा गतिरोध था। देश के तीसरे सबसे बड़े दल के नेता माननीय अखिलेश जी ने उस गतिरोध को तोड़ा और संभल का जो दर्द भरी दास्तां थी, जो 5-5 परिवार उजड़ गए, माताओं के गोद उजड़ गए, उन मुद्दों को समाजवादी पार्टी ने तत्परता से उठाया। सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी कैबिनेट को फिल्म देखने का तो मौका है, लेकिन हाटा जो कुशीनगर में जो किसान भूमि अधिग्रहण को लेकर मांग करते हैं, तो समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर श्री राधे श्याम सिंह समेत हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां बरसाई जाती। ये वो रामकोला का वो घटना 1992 का, जब 1 दर्जन से ज्यादा किसान शहीद हो गए, बीजेपी ने वो कसर नहीं छोड़ी और लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया, मुकदमे दर्ज किए गए, किसानों का कोई सुनने वाला नहीं। दूसरा, सबसे अहम, जिस तरह से देश के गृह मंत्री के ऊपर गिरिराज सिंह ने सवालिया निशान खड़ा किया और कहा कि आईएसआई सक्रिय है, पाकिस्तान से गोलियां आ रही हैं, यह सवाल जो देश की एटीएस है उसके सामने उठता है, रॉ जो सबसे बड़ी एजेंसी उसके सामने उठता है, देश के जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके सामने उठता है। सवाल यह उठता है क्या गृह मंत्री की कार्य क्षमता पर उन्होंने सवाल उठाया। और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ के वो बड़े बड़े दादा, वो यूपी पुलिस, वो क्या कर रही थी? वो वही पुलिस है जो राजा भैया के घर में उनके बुजुर्ग पिता को गिरफ्तार करती है, उनके घर में एक डेड बॉडी का स्केलेटन रख देती है, मगरमच्छ बरामद करती है, आईपी सिंह जी के साथ खूबी है, टाइम ट्रेवल बहुत तगड़ा करते हैं। 15-20 साल पीछे आज वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है संभल और पूरे उत्तर प्रदेश में। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। और हम एक मिनट में खत्म कर रहा हूं सर, 20 सेकंड ले लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं सर, 20 सेकंड। एक मिनट दे दीजिए बात, हम बात 20 सेकंड में खत्म कर दिया। अरे मां का दूध पिए अगर 56 इंच की छाती है प्रधानमंत्री जी, तो कैलाश पर्वत की तरफ बढ़िए, मानसरोवर की तरफ बढ़िए, देश आपके साथ खड़ा रहेगा। और समाजवादी पार्टी और आईपी सिंह एक फौजी के बेटा, मैं भी आपके पीछे खड़ा रहूंगा। बढ़िए मानसरोवर की तरफ, देखते हैं कितनी ताकत आपकी भुजाओं में है। आप मतलब दूसरे देश से युद्ध कराना चाहते हो? आप कैसी बात कर रहे हो? अरे करिए ना मानसरोवर बाबा। अरे तो क्या चीन से झंझट कराओगे, नेपाल से झगड़ा कराओगे? क्या चारों युद्ध हो जाए? पर्वत है जो चीन कब्जाए बैठा है, चलिए ना, आइए, दो हाथ हो जाए। ये तो युद्ध के लिए उकसा रहे हो, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, और आप वार मॉन्गरिंग कर रहे हो, युद्ध हो जाए। अरे ये चूड़ियां पहनने वाले लोग घुड़काइयां धमकाइयां खुद भाग जाइयां। याद है ना, मिसाइल बादल में खो रही थी। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। क्या बोले जरा दोबारा बोलना। ढूंढ रहे थे मिसाइल। अरे फिर से बोलना वो वाला डायलॉग की भाषा, ये अनपढ़ लोग हैं, कुछ नहीं जानते। नहीं, वो क्या बोला था आपने भी, दोबारा बोलिए। ओके, थैंक यू आईपी सिंह जी, शुक्रिया। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। तो देखिए, वाजपेयी जी ने डेट बता दी कि 11 तारीख को आप जा सकते हो। अब तो स्वीकार है आपको? भाई, ये अंग्रेजों की सरकार है या हिंदुस्तानियों की सरकार है?
आप हमें बताइए ना, क्या अंग्रेजों की तरीके से ये लोग पहले बर्बरता करेंगे, अत्याचार करेंगे, लोगों को मारेंगे, एक धर्म के लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से कॉर्नर करेंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि जब हम चाहेंगे, जब हम उनको सबको सेट कर लेंगे, तब उसके बाद और लाठी से, डंडे से, गोली से, बारूद से उनको ऊपर विदेशी आक्रांताओं के मुकदमे लगा करके, विदेशी कारतूस के मुकदमे लगा करके उनको ये कहा जाएगा कि 10-10 लोगों के नाम दे दो, नहीं तो तुमको फांसी पे लटका देंगे। जब सब सेट कर लेंगे तब भेजेंगे। आप मुझे ये बताइए, हमारा अपना कोई अहद नहीं है, हमारी अपनी कोई चीज़ नहीं है, हम क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? आप आज की डेट में हमें स्पष्ट सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप वहां जाने से रोक क्यों रहे हैं, छुपाना क्या चाहते हैं? मसला सिर्फ यह है कि छुपाना आप क्या चाहते हैं। मैं आपको बड़ी साफ सी बात पूछता हूं आपसे कि छुपाना अगर वो चाहते हैं कुछ चीज तो हमें बताएं ना कि हाँ ये छुपा रहे हैं। लेकिन हम एक चीज स्पष्ट बता दें, वो पॉलिटिकल पार्टी के जानिब से है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के जानिब से है जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लड़ रही हैं। तो कहते हैं ना कि अभी अनवर जलालपुरी ने एक जगह पे लिखा था कि अभी आंखों की शम्माएं जल रही हैं, अभी प्यार जिंदा है, अभी मायूस मत होना, दिले बीमार जिंदा है, और हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के लश्कर से मुकाबिल हूं कि तुम मायूस मत होना, तुम्हारा यार जिंदा है। एक्चुअली वीरेंद्र सिंह का शेर सुनकर आप विचलित हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, और आपने फौरन सर्च करके शेर तैयार किया। ये बड़ा पुराना वो था, तो मैंने कहा भाई ये अच्छी, क्योंकि वीरेंद्र जी ने बात करी थी। तो हम यहाँ पर आपसे 2-3 सिर्फ सवाल पूछना चाह रहे हैं प्रशासन से, शासन से और योगी जी से। आखिर वो कौन सा अंतर है कि बहराइच के लड़के को 10 लाख रुपए दिए गए और संभल में उन 4 जो आप खुद कह रहे हो कि वो मरे हैं, उनको आपने एको पैसा नहीं दिया, उनके परिवार को नहीं बुलाया? आखिर हमको इतना तो बता दो ना कि ये दोनों में डिस्क्रिपेंसी है। मुझे विश्वास है कि अगर कुछ गलत हो रहा होता तो जयंत चौधरी जरूर बोलते। मैं आपको अब जयंत चौधरी जी की बात ले लीजिए, मैं उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनके प्रवक्ता आए हैं, अच्छे हैं, नए हैं। उन्होंने अब बताइए कि हाथरस में कह रहे हैं किसान, हाथरस में किसान नहीं, महिला का मामला था, दुराचार का मामला था। और मैं आपसे फिर से कहता हूं कि जहां जहां एट्रोसिटीज होंगी, अगर अंग्रेजों की तरीके से आप आदमियों को दबाने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन दबेगा नहीं। थोड़ा वक्त कम है सर। मयंक जी, आप मुझे बताइए, भाई मैंने तो कहा अभी सुरेंद्र जी से, अगर कोई भी कहीं गड़बड़ी होती तो मुझे विश्वास है जयंत चौधरी जरूर बोलते। इसका मतलब कि गड़बड़ी नहीं हुई होगी? ब्रजेश जी, जयंत चौधरी का कभी भी अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आया हो जो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देता है, सांप्रदायिक कोई स्टेटमेंट दिया हो, मतलब भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके को कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। तो मुझे बताइए, चाहे सुरेंद्र जी बता दें या कोई अपोजिशन के लिए बोल रहे हो कि बीजेपी वालों को समझा रहे हैं? नहीं, मैं भारतीय राजनीति की बात कर रहा हूं कि बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। और अभी सुरेंद्र जी ने जो हाथरस वाली बात कही थी, मैं किसानों वाली बात में कह रहा था। मैं शायद ये चीज को आपने कहा था कि जब जयंत जी चले गए थे, मैं उस बात के स्पष्टीकरण दे रहा था। नहीं, वहीं पे पिटाई हुआ जब मैंने उसके साथ किसानों को जोड़ के मैंने ये कहा था कि वो सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था, वहां पर सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था, उनको लाठी मारी नहीं, सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था, ये सांप्रदायिक मुद्दा था। अशरफ साहब गो अहेड। आप मुझे बताइए, अब संभल में शांति स्थापित की जाए या इन लोगों को राजनीतिक खेल खेलने दिया जाए? तो मेरी बात सुने, बड़ी अहम बात है, क्योंकि फिर आज आपने बुलाया है, हाँ, मैं उतना ही बोलना चाहता हूँ। पहली बात, सीधे सीधे मैं मुखालफत करता हूं ये जो इंक्वायरी कमीशन बना हुआ है, लेकिन मुझे अफसोस है 2 पार्टियों के प्रवक्ता जो दम भरते हैं कि मुसलमानों के हम बिल्कुल साथ खड़े हैं और जाना चाहिए, ना कभी कांग्रेस ने इसकी मुखालफत की, ना आईपी सिंह बैठे हुए एक बार भी कहा कि इस इंक्वायरी कमीशन के हम खिलाफ है। कहां से आप उम्मीद रखते हैं एक ऑफिसर जिसने हमेशा पुलिस को बैक किया हो, जैन साहब ने, वो इस इंक्वायरी का हिस्सा आप समझते हैं कि इंक्वायरी बहुत फेयर होगी जो वहां जातियों की होगी? आपको शायद मालूम नहीं है, जैन साहब समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकाल में डीजीपी थे। पूछ लो, वहां का डीजीपी थे। सुनिए, कमिश्नर जो है मुरादाबाद का अंजनेय सिंह जो है, वो बैठ के हर चीज ब्रीफ करते हैं। आपसे पूछ लो डीएम का नाम क्या? अरे आप तो छोड़िए, हीरो वाजपेयी नहीं बता पाएंगे, बताइए, चलिए डीएम का नाम बता दीजिए। राजेंद्र पंसिया। चलिए, बहुत शुक्र है, कम से कम निकालो 100 रुपया भी रखो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कमिश्नर ब्रीफ करेगा हर बात को। धन्यवाद। सारी ब्रीफिंग कमिश्नर देगा सर, तो क्या होगा फिर आप बताइए? केपी मलिक साहब, गिरफ्तार करने की मांग तो उठाई हमने। नहीं, अरे आप ही के डीजीपी थे आईपी सिंह साहब। केपी मलिक साहब, तो संभल में शांति स्थापित करने के प्रयास होने चाहिए या फिर एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड ओपन कर देना चाहिए? केपी मलिक जी, 60 सेकंड सर, गो अहेड। क्या रिपोर्ट दी? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि तमाम सियासी दल जो हैं सबको मिलकर एक साथ संभल में शांति की अपील करनी चाहिए, शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए।
मैं ब्रजेश जी बड़ा भावुक होकर बात करता हूं। मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूं। 11 साल से अधिक दंगे को हो गए हैं। आज भी वहां लोग उस दंगे को भुगत रहे हैं। कई लोग बर्बाद हो गए हैं, कई लोगों के घर जले हैं, कई लोगों के खेत जले हैं, कई लोग जिनकी नौकरियां लगी थी वो जेल से आज भी मुकदमा लड़ रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, इसका प्रयास करना चाहिए। और सियासत करें, बहुत अच्छा है, लेकिन इस लेवल तक जाके सियासत ना करें कि लोग बर्बाद हों और लोगों को बांटने का काम ना करें। मुझे लगता है सभी सियासी दलों, चाहे वो सत्ताधारी बहुत धन्यवाद आपका, चाहे वो बहुत विपक्ष के दल शुक्रिया। हो, सबको मिलकर मैं अपने प्रयास सभी करना चाहिए। सम्मानित अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने अपना कीमती वक्त आज शाम इस पर चर्चा के लिए निकाला। और बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।